हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैनवस IQ। होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको कि अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें कवर करी थी वो करी थी हमने गैल्वेनिक सेल के बेस पे, जो लास्ट टॉपिक था उस वीडियो का। ठीक है। और गैल्वेनिक सेल के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिसमें ना क्या होता है, या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, गेन करोगे। ठीक है। इन दोनों के केस में, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होती है, तो उसी के केस में हमारे पास क्या होता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी होगी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा, वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन सा, एक होता है मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरा क्या होता है, हमेशा लूज होता है। ठीक है। कोई भी आपके पास जो मेटल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। किस केस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में। बट अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल के केस पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के केस पे कोई भी जो मेटल रहेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और उसके दो वेरियस टाइप्स की। बट जो आज का अभी मेरा जो पहला ही टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है क्योंकि हम इसमें जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जो कि मेरा होता है शी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका नीड क्या होता है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई देखो, किसी भी मेटल की अपने खुद की एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट की फॉर्म। ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास, जैसे उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ट्रिक निकाली थी कि आप क्या करिए, आप कंपेयर करिए। ठीक है। जैसे 11th केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि जब हम एलिमेंट्स का क्या करते थे, मास डिटेक्ट करना चाहते थे अलग अलग एलिमेंट्स का, तो हम पर्टिकुलरली एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को ले लेते थे और उसके बेस पे हम औरों का मास कैलकुलेट करते थे। जैसे C12 आपने कार्बन के बेस में सुना होगा, हाइड्रोजन के बेस में सुना होगा, हम इन दोनों को कंपेयर करते थे अदर एलिमेंट का मास निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेम यही चीज है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का मेरे को अगर पता करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं कंपेयर करूंगा उसको किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं शी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका पूरा डायग्राम बना रखा है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं कि थोड़ा आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगे देख के, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खराब ड्राइंग है, बट कोई नहीं, काम चल सकता है। 15 मिनट लगे मेरे को इस ड्राइंग को बनाने में। तो अभी देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि शी वर्क कैसे करता है। ठीक है। भाई देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है, ये प्रॉपर, ये जो देख रहे हो ये अंदर का, ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है। ये एक मैंने सॉल्यूशन पे कंटेन करके रखा हुआ एक सॉल्यूशन है भाई। ठीक है। आपने किसी वेसल में एक सॉल्यूशन लिया, अब वो सॉल्यूशन किसका था, पर्टिकुलरली 1 मोलर का सॉल्यूशन था। जैसे कि आप बोल सकते हो HCl का सॉल्यूशन था जिसमें H+ आयन हो गया। ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन देख रहे हो आपके अंदर, ये सॉल्यूशन किसका है, HCl का, 1 मोलर का। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक ग्लास ट्यूब को डिप करके रखा हुआ है। अब वो ग्लास ट्यूब बड़ी ही खास ग्लास ट्यूब है, देखते हैं किस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो अंदर की जो वायर देख रहे हो आप, ये वायर एक्चुअली में किसकी होती है, ये होती है मेरी कॉपर वायर, पहली चीज। ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ से मैंने हल्का सा स्लिट लगा रखा है, स्लिट इन द सेंस यहाँ से गैप है। वो गैप किसके लिए काम आता है, वो गैप काम आता है आपका हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन गैस डालनी है पर्टिकुलरली किस टेम्परेचर पे, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, उस केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो 298 केल्विन का। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करते हैं कहाँ के थ्रू, इस स्लिट के थ्रू। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जरा यहाँ पे देखना कि कुछ कुछ खास बात ये है कि जो अंदर मैंने जो इंसर्ट कर रखा है ना, ये पोर्शन देख लो आप, ये वाला, ये ये वाला हो या फिर ये वाला हो। ठीक है। ये पोर्शन क्या है, ये प्लेटिनम कोटेड पोर्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो एंडिंग का है ना, ये बिल्कुल जो इस अंदर की जो ग्लास ट्यूब है, अंदर का जो पोर्शन है, उसका जो एंड वाला पार्ट है वो तो मेरा क्या है, प्लेटिनम कोटेड है। मतलब प्लेटिनम से मेरे अच्छे से उसकी कोटिंग कर रखी है। कहाँ पे, उसकी एंडिंग, डिप। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो वायर अंदर किसकी जा रही है, जो यहाँ पे एंड यहाँ पे इस टाइप पे यहाँ पे जो लगी हुई है, ये स्टार्ट हो जाती है आपकी किसकी, प्लेटिनम वायर। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाली वायर जो होती है वो कॉपर वायर होती है,
बट जो यहाँ पे जो केस आ रहा है, यहाँ से आपका प्लेटिनम कोटेड है, मतलब ये प्लेटिनम की वायर है और जो उसकी एंडिंग होती है वो किससे कोटेड है, प्लेटिनम कोटेड है। अब देखो प्लेटिनम से ही क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि हम जो ग्लास रॉड का जो अंदर का जो टिप रहता है, जो एंडिंग का जो पार्ट रहता है, उसको हम सिर्फ प्लेटिनम से ही कोटेड क्यों करते हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हो क्यों, क्योंकि वो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो एंडिंग है जहाँ पे मैंने प्लेटिनम कोट कर रखा है, ये क्या करता है, इसका बेसिकली काम क्या है, अगर हाइड्रोजन गैस आएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खास बात क्या होती है। शी की खास बात ये होती है कि वो एनोड के जैसे भी बिहेव कर सकता है एंड कैथोड के जैसे भी बिहेव कर सकता है, दोनों पर्टिकुलर टाइम में अल्टरनेटिव वो बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एनोड के केस में कि एनोड के केस में कैसे बिहेव करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनोड का केस होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो अगर मेरे को यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर मेरी यहाँ पे हो भी रही है, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे दिखाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। तो चलो जरा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। जैसे ही आपने यहाँ से गैस को इंसर्ट किया, ये जो स्लिट देख रहे हैं यहाँ पे से जो गैप था, यहाँ से जैसे ही आपने हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर, किस केस में, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और H2 गैस के मॉलिक्यूल्स को आप जैसे इंसर्ट करते हो यहाँ से, तो जो H2 गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आएंगे, देखो यहाँ से नीचे आएंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही वो प्लेटिनम कोटेड पे आते हैं एंडिंग पे, बिल्कुल ग्लास ट्यूब के एंड पे आएंगे, तो वैसे ही मैंने आपको बोला प्लेटिनम का काम क्या होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। तो वैसे ही प्लेटिनम क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। और भाई यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए हैं तो H क्या होगा, किस फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा, H प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा, है ना। ध्यान से समझो हुआ क्या है। मैं ये कहना चाह रहा कि जैसे ही आपने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया, तो हाइड्रोजन गैस जैसी ग्लास ट्यूब के अंदर गई, तो ये जो प्लेटिनम कोटेड था हमारा एंड में लगा हुआ, इसने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन किस फॉर्म में चले गए, पॉजिटिव के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, इस प्लेटिनम कोटेड एंडिंग में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो प्लेटिनम कोटेड पार्ट है, इसका चार्ज कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे चार्ज हो जाएगा इसका, नेगेटिव। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एनोड के केस में मेरे पास जो प्रोसेस हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है। जो हाइड्रोजन था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, हो गई एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। अब आप बोलोगे सर कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तो हो गई, बट कैथोड मतलब रिडक्शन, इट मीन्स अब गेन भी तो करना है, तो गेन कौन करेगा। तो ध्यान रखना, आपको पता होगा कि ये जो सॉल्यूशन था मेरा, ये सॉल्यूशन किसका था, HCl का सॉल्यूशन था। और HCl का सॉल्यूशन आपको पता है, अगर मैं डिसोशिएट करना चाहूँ किस फॉर्म में डिसोशिएट होते हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जैसे ही ये जो HCl के जो H वाले मॉलिक्यूल है, कंफ्यूज मत होना, ये H मॉलिक्यूल कौन से हैं, हाइड्रोजन गैस के, जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खो चुके थे और तब सॉल्यूशन में है। बट सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस आयन दूसरे भी बैठे हुए हैं, और वो किसके हैं, वो HCl के हैं, ठीक है। तो जैसे ही HCl मेरा डिसोशिएट होता है, ठीक है, तो H पॉजिटिव वालों को दिखता है यहाँ पे, ये जो प्लेटिनम कोटेड देख रहे हो, यहाँ पे उसे दिखता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की भरमार है ना, यहाँ पे तो क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की भरमार है। तो वो तुरंत मौका देख के क्या कर लेता है, उन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके उनको गेन कर लेता है, जिससे आपके पास एट द लास्ट में जो प्रोसेस हो जाती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। 2H पॉजिटिव, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, और वो दोबारा से क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। सिंपल, देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और आप इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, गेन होता है, वो प्रोसेस होती है आपकी रिडक्शन की प्रोसेस। तो देखो भाई कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ इस टॉपिक को। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपको देखना होगा कि मेरे पास एक सिंपल सा वेसल था, उस वेसल में मैंने HCl का 1 मोलर का सॉल्यूशन डाल रखा था। उस 1 मोलर के सॉल्यूशन में मैंने एक ग्लास रॉड को डिप कर रखा था। उस ग्लास रॉड के अगर मैं अंदर की बनावट आपको बताना चाहूँ तो वो कैसी होती है, कॉपर वायर होती है कनेक्टेड, किससे, प्लेटिनम वायर से, और जो एंड रहता है उस ग्लास ट्यूब का वो प्लेटिनम कोटेड रहता है। और प्लेटिनम कोटेड क्यों रहता है, क्योंकि प्लेटिनम की खास बात क्या होती है, हाइड्रोजन को
एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो हुआ भी वही, जैसे ही आपने स्लिट में से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस मेरी अंदर आई तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इस प्लेटिनम कोटेड में उसने हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से प्लेटिनम कोट में चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और उसके बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन में तो H+ चले गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे HCl के जो कुछ पार्ट मॉलिक्यूल्स थे जो कि डिसोशिएट होकर मेरे पहले से ही सॉल्यूशन में H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो जैसे ही इस वाले H+ को दिखता है कि जो प्लेटिनम कोटेड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, वो तुरंत इन पे झपट्टा मारता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो टाइप की हाफ रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया कैसे होती है। शी की खास बात यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज भी कर सकता है एज वेल एज गेन भी कर सकता है, इसीलिए वो एनोड के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं एंड कैथोड के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बाई चांस ऐसा कोई पूछता है, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि मेरी H की वैल्यू होती है, वो एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है 0.00 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी अगर अदर एलिमेंट की मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो हम किसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं तुरंत इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ छोटा सा। अच्छा ठीक है, तो होप सो मैं थोड़ा ना ऊपर वाला जो पार्ट है इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। वो देखो, यहाँ पे है क्या ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब भी बात करी जाएगी, इट मींस वो रेफर किसको कर रहा है, आपको क्या समझना है, आपको समझना है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो भाई, एक ना कंपटीशन लगा रहता है, जैसे बच्चों के बीच में भाई आता तो बहुतों को समझ में, ठीक है, लेकिन फर्स्ट तो कोई एक ही आता है ना। तो वही बात है कि मतलब केपेबल्स हर कोई है फर्स्ट आने वाला, लेकिन बहुत कम ही लोग फर्स्ट आ पाते हैं, ठीक है, एक साथ बहुत सारे तो आ नहीं पाते, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी बात है कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा जो मेरे मेटल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को जनरली मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज ही करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। और लूज करना इट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इंडिकेट करना। तो आप ये भी कह सकते थे कि सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये बात नहीं होती है। यहाँ पे ये बात एक्चुअली में आती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के चार्ट को देख के, ठीक है, जो कि मैं अभी इसके तुरंत बाद आपको वो चार्ट भी लिखा दूंगा, उसके थ्रू मैं समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना है तो इट मीन्स वो रेफर किसको कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। क्यों, क्योंकि हर कोई, जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं ना, ऑल मेटल्स, जितने भी आपके पास मेटल्स हो या फिर नॉन मेटल्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑल हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसको हम किस में इंडिकेट करते हैं, वोल्ट की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.00 वोल्ट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको अभी सारी चीज़ें समझाई हैं और ये बेसिक है, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम उस सिंबल का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है
कि जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है भाई, देखो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, ये सारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक चार्ट होता है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले समझा देता हूँ कि अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शी के रिस्पेक्टिव में किस तरीके से हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, और ध्यान रखना जितने भी मेटल्स आपके होते हैं उनमें से केपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, केपेबिलिटी मतलब कि वो रेफरेंस किसको दे रहा है, वो इसी को रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि इसी को देख के ही आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा, या कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। क्योंकि जैसे देखा होगा आपने जिंक एंड कॉपर के केस में, है ना, किसके केस में, जिंक एंड कॉपर के केस में आप लोगों ने देखा होगा। तो जरा इनमें से आपको, अब आपने तो भाई रिएक्शन रटी हुई है कि भाई जिंक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्यों लूज करता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए। तो उसका एक ही रीजन है मेरे भाई, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को बेस पे, इसी को हम ध्यान में रखते हुए पता लगा सकते हैं कि कौन इन दोनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं आपको बता भी दूं तो जिंक की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो क्या होती है, माइनस का 0.76 वोल्ट, एंड जो कॉपर की होती है वो होता है पॉजिटिव का 0.34 वोल्ट। तो जिसकी जितनी नेगेटिव में वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इन दोनों में से आप देख सकते हो कम किसकी वैल्यू है, जिंक की है, तो इसलिए जिंक हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, तो यही है अभी फिलहाल ये टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और ये हमें बताती क्या है। ठीक है भाई, देखो मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले समझा रहा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है, तो उसमें हम रेफरेंस किसको देते हैं, उसमें हम रेफरेंस देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। वो क्यों देते हैं और वो किस वजह से देते हैं, वो आपको मैंने समझाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से देते हैं। क्यों, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको उसमें क्लियरली ये समझ में जरूर आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ये एक आपके पास अरेंजमेंट है सेट ऑफ इलेक्ट्रोड का, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बनाई गई है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के, क्योंकि यार एनसीईआरटी में दी है ऐसी, एनसीईआरटी में अलग अलग चीजें दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं है, इसको और इसको, ये दोनों आपको सेम दिखेंगे एनसीईआरटी में। बीच के मैंने बहुत कम एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट की मैं पूरा यहाँ पे बना नहीं सकता, बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। बट हाँ, आप इसको पहचान सकते हो और इसको पहचान सकते हो, नीचे वाला और ऊपर वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब देखो, जितना मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यार अगर मेरे पास इस केस में, चाहे ऊपर से नीचे, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और नीचे से ऊपर मेरे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई बहुत सिंपल है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ना, सेम उसी बेस पे आपके पास आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। कंफ्यूज मत होना, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा ना वही क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले बड़े आसानी से समझते हैं कि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या एक अरेंजमेंट है, जो कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे लगाया हुआ है, किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, ऊपर से नीचे आते हुए आप क्या देखोगे कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू बढ़ रही है, मेरे पास वैल्यू बढ़ रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब अगर मैं आपसे कहूँगा कि लिथियम और F2, इन दोनों में अगर मैं, F2 होता है मेरा फ्लोरीन, लिथियम एंड फ्लोरीन में अगर मैं कंपेयर कराना चाहूँ आपको कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन की। दिख ही रहा है वो तो, है ना। और इसी से आपको पता लग सकता है कि भाई कौन आपके इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लूज करेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, जैसे कॉपर और जिंक के केस में, जैसा एक नया एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा मान लो आपको दे रखा है आयरन एंड लेड, अब आपको पता ही नहीं कि भाई कौन लूज करेगा, तो आप तो गलत कर दोगे ना, एनोड एंड कैथोड, तो आपको पता तो होना चाहिए एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो अगर आपको इसका पता लगाना है तो आपको क्या नोटिस करना, उसका आपको जो गिवन रहेगा एग्जाम में, कभी कभार गिवन रहता है कभी कभार नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम टाइम गिवन रहता है। तो जो भी आपको एलिमेंट या इलेक्ट्रोड दिया रहेगा उसकी वैल्यू दी रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उन दोनों को कंपेयर करो। भाई जिसकी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी
वो पहले नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज। जिसकी सबसे कम होगी ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, वही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वही आपका एनोड में आएगा, या फिर आप कह सकते हो वही आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो चलो अब यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको बोला कि ये चार्ट ही इस तरीके से मैंने बता रखा है आपको कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हो तो इट मीन्स क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इसी का वाइस वर्सा कर दे उल्टा। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा क्या इंक्रीज हो रहा होगा, मेरा इंक्रीज हो रहा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है। हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी में चार्ट थोड़ा उल्टा करके दे रखा हो। उल्टा मतलब F2 को ऊपर दे दिया हो, लिथियम को नीचे दे दिया हो, है वैसा ही। लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए बोला कि एंडिंग का और स्टार्टिंग का इसको ध्यान रखना। बाकी जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना वही वहाँ पे भी मेंशन हो रखी है। ठीक है। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। मैं आपको सिंपल कहना चाह रहा कि अगर आपके पास ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से, मैं ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही उस तरीके को इंडिकेट करती है हमारे अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो मतलब ऊपर से नीचे आते हुए मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इसका वाइस वर्सा करना चाहूँ तो नीचे से ऊपर जाते हुए मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सा आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो चलो जरा पता लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप में, देखो जरा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और यहाँ पे लिखा है मैंने वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ लिथियम से फ्लोरीन की, तो अगर मैं ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा हूँ तो मुझे तो पता था कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बट अगर मेरे को पता लगाना हो ना कि रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कौन करेगा, सबसे तगड़ा वाला, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे कौन बिहेव करेगा, तो वो आप इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा कैसे कर दीजिए भाई, देखो अगर मेरा ऊपर से नीचे क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो नीचे से ऊपर मेरा क्या इंक्रीज हो रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर। मतलब अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड में जाता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे ये ऊपर की साइड में जा रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन सा होगा। तो अगर मैं कंपेयर कराना चाहूँ लिथियम एंड कैल्शियम, इन दोनों में से मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप बोलोगे सर लिथियम। समझ रहे मेरी बात? सिंपल सी बात है, आप इसी का उल्टा कर दो। एक समझना आपको, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी को उल्टा कर दो। इसी को उल्टा मैंने कहा कि अगर आपको पता लगाना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो भाई आपने बोला सर नीचे से ऊपर जाते हुए इस इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज में मुझे जहां तक पता लगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज हो रहा है ना। तो आपने बोला कि सर अगर नीचे से ऊपर जाते हुए मेरा ये वैल्यू जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वाइस वर्सा होगा उल्टा। ऊपर से नीचे आते हुए मेरा क्या इंक्रीज हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फ्लोरीन एंड, इनमें से कहीं एक को, इस सिल्वर को उठा लेते हैं, फ्लोरीन एंड सिल्वर, इन दोनों में से जरा बताइए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो आप इस तरीके का ये चार्ट आप यूज़ करोगे और बोलोगे सर फ्लोरीन जो है मेरा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने चार्ट बनाया है, इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का चार्ट एनसीईआरटी में भी गिवन है। हो सकता है कि वो उल्टा दे रखा हो, लेकिन वैल्यू चेंजेस नहीं होंगे। जो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ वही सेम रहेगा। बस ऐसा हो सकता है कि चार्ट आपको उल्टा दे रखा हो, लेकिन सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से ही आपको नोटिस करनी होंगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या हो अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया रहे कि फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है। अब यार पहले तो समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। भाई देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम ई सेल से इंडिकेट करते हैं। बट अगर कंडीशन ऐसे आ जाती है कि जिसमें प्रेशर मेरा 1 एटीएम का है और टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन का है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कन्वर्ट। और स्टैंडर्ड कैसा, नॉट लग जाएगा। सिंपल सी बात है। और कभी भी ध्यान देना, चाहे आपको एग्जाम में ईएमएफ पूछा हो या फिर सेल पोटेंशियल पूछा हो
या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछी हो तो एक ही फॉर्मूला आप यूज करोगे जो कि होता है मेरे पास ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर सिंपल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा हुआ है तो नॉट हटा देना, बस ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन फॉर्मूला जनरली यही होता है ई नॉट सेल निकालने का। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ईएमएफ क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये मेरा रेफर किसको करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को, किसके, एक सेल के, पर्टिकुलरली एक सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब करंट आपका बिल्कुल फ्लो हो ही नहीं रहा। भाई मान लो आपके पास एक सब सॉल्यूशन था, उसमें आपका करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो उसमें जो सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये खुद ही एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है ये खुद ही एक पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका, इलेक्ट्रोड और शी के बीच का। ठीक है, नहीं समझे, मैंने आपको बोला था, याद करो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की या किसी भी मेटल की आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, शी से। ठीक है, ठीक जैसे ही मैं आपको बोल रहा था 11th क्लास में हमने आप सीखा था कि अगर जब नए नए एलिमेंट ढूंढे जा रहे थे उस टाइम पे 19th सेंचुरी या 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के टाइम पे, तो उन नए नए एलिमेंट्स का मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता था, एक रेफरेंस को लेकर, एक स्टैंडर्ड को लेकर, जैसे C12 कार्बन को लेकर, जैसा हाइड्रोजन, उसके साथ कंपेयर करके तब जाके हम उनका मास निकाल देते। तो सेम यहाँ पे है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलती है, हम जब शी के साथ किसी भी अलग टाइप के इलेक्ट्रोड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलूँगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके बीच का, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर शी के बीच का। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, कैथोड कोई भी हो सकता है। एनोड कैथोड तो बात हटा दो, इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, मतलब चाहे किसी भी इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है, होप्स आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, प्लीज़ इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप अगर एनसीईआरटी में अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो सेम आपको चीज़ें यही मिलेंगी। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना, जो जो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है उस चीज़ का ध्यान। ठीक है, तो होप सो आपको अभी ये क्लियर हुआ हो, फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेरा नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन बोर्ड में हर साल रिपीट होता है। ठीक है, उसका एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए जरा तुरंत समझते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या। देखो नर्स्ट इक्वेशन पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ईएमएफ बोलो या फिर सेल पोटेंशियल बोलो, जो सेल पोटेंशियल ऑफ सेल होता है वो मेरा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नीड हमें क्यों होती है, तो इसकी नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में हम किसको यूज कर सके, नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सके, किसके लिए, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको एज एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिलहाल पहले हम क्या डेरिवेशन पे चलते हैं। तो देखो डेरिवेशन पे चलने के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले, और वो कॉन्सेप्ट ये है, 11th का कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला सबको याद है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। होप सो आप लोगों को याद हो, ये एक्चुअली में फॉर्मूला पता है कब आया था, ये 11th केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा डेरिवेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पता है ना क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जब मेरे पास 1 atm का प्रेशर होता है एंड 298 केल्विन का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी किससे कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट से, बाकी माइनस एन एफ तो सेम रहेगा, लेकिन ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट कंडीशन में। तो ये दो चीजें तो पहले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 11 का एक और कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ जो कि होता है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन, होप सो ये भी आपको याद हो, रिलेशनशिप बिटवीन
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम क्यूशेंट बोल लो, क्यूसी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। होप सो आपको याद हो। और इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद करना ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। होप सो आपको ये फॉर्मूला याद हो, क्योंकि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद नहीं है तो आप गिब्स फ्री एनर्जी को क्या डिराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और थोड़ा सा आगे चल के हम जरा पहले यहाँ पे देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या देखी है। होप सो आपको याद हो। देखो डेल्टा जी क्या रेफरेंस देता है, ये बताता है हमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास डेल्टा जी नॉट होता है वो किसके बारे में बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी, बट किस केस में, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना। ठीक है, तीसरी चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, आर। आर क्या होता है मेरे पास, आर होता है गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, क्या होता है 8.314, इसके समथिंग तो लेते हैं, या फिर 0.0821, जो भी आपका मन करे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, टी। टी तो यार चलो सभी को पता होता है, बच्चों वाला खेल है तो, है ना, टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्यूसी। क्यूसी क्या होता है मेरा, क्यूसी होता है मेरा इक्विलिब्रियम क्यूशेंट। क्या होता है ये मेरा, इक्विलिब्रियम क्यूशेंट। देखो चाहे क्यूसी दिखाई दे या चाहे केसी दिखाई दे, दोनों बात बराबर ही होती है। ठीक है, बस डिफरेंस कब आ जाता है, केसी को हम क्यूसी में रिप्लेस कब करते हैं, तब। देखो पहले तो इसके लिए ना आपको बेसिक पता होना चाहिए, वो 11 का कॉन्सेप्ट है। मैं 11 की चीज़ें यहाँ पे बता नहीं सकता, बट फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखो केसी ना हम सिर्फ रिएक्शन के एक ऐसे टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, तभी हम केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्यूसी हम कैलकुलेट कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग का टाइम हो, चाहे वो मिडिल का फेज हो, चाहे वो एंडिंग का फेज है। ठीक है, तो मान लो आपने क्यूसी ऐसे टाइम पे कैलकुलेट किया जब रिएक्शन ने क्या अटेंड कर लिया, इक्विलिब्रियम, तो उस केस में जो क्यूसी होता है मेरा वो केसी से रिप्लेस हो जाता है। बस यही केस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को जो निकालने का तरीका होता है ना हमारे पास, वो भी सेम ही होता है। कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस यही चीजें होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए ये तो सारा इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि रेफरेंस देती है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं डेरिवेशन में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन, इसको क्या नाम दे, इसको ना एक काम करते हैं नंबर 1 नाम दे देते हैं, है ना। नंबर 1 पे पुट कर दो। चलो भाई देखते हैं जरा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है ये माइनस का एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है भाई, डेल्टा जी नॉट है हमारे पास, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस, बाकी तो सारी चीजें सेम है भाई, 2.303 आर टी लॉग क्यू सी, है ना। तो चलिए अब देखो भाई क्या करना, डिवाइड कराइए होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। पूरी इक्वेशन को क्या करिए, डिवाइड करा दीजिए, पूरी इक्वेशन को किससे, माइनस एन एफ से। तो जरा डिवाइड करा के होगा क्या, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन, अपॉन में क्या जाएगा, माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन में क्या जाएगा, माइनस एन एफ प्लस, यहाँ पे भी क्या जाएगा 2.303 आर टी लॉग क्यू सी अपॉन माइनस एन एफ। तो देखो जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा, देख लेते हैं जरा, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल आउट। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, मेरे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस, नहीं प्लस नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी।
भाई ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा एट द एंड लास्ट में, ठीक है। बट आपको पता है आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, तो जरा ना मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूँ बस, ठीक है। तब बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे करेंगे। देखो भाई आपके पास फॉर्मूला ये है, जो नीचे वाला पार्ट है मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ये है आपके पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी लॉग क्यू सी अपॉन एन एफ, ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला तो आया था आपके पास। तो अब क्या करो, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट किस किस की, देखो जो जो चीजें आपको पता है ना उसकी वैल्यू पुट कर दो बस। जैसे कि आर की, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है आपके पास ई सेल, चलो थोड़ा सा और जगह बना देते हैं, हाँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303, आर के बदले वैल्यू पुट क्या कर दो 8.314, टी के बदले क्या पुट कर दो 298 केल्विन, ठीक है। बाकी एन तो ऐसे रहने दो और एफ के बदले क्या पुट कर दो 96500, ठीक है। अच्छा अगर आपको एफ के बारे में नहीं पता तो मैं एफ के बारे में भी बता देता हूँ। एफ हमारा क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। एफ को मैंने छोड़ दिया था। एफ होता है मेरे पास फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। तो आप इसके बदले ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और साथ में क्या जाएगा आपके पास लॉग क्यू सी। और एक बात बताऊं आपको, जब आप इसको अच्छे से देखो ये वाला पॉइंट से इधर, जब आप ना इनको अच्छे से, ये वाला पॉइंट है, जब आप इनको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा एट द एंड लास्ट में। और वो जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, वही है आपका इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, जिसमें होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.591 अपॉन एन लॉग क्यू सी। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया और यही आपका क्या है मेन फॉर्मूला। यही आपका क्या होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहाँ तक तो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। जहां से भी अब जितने भी देखो छोटे छोटे फॉर्मूले निकलते हैं ना जो आपके एनसीईआरटी में है, चाहे वो ऑक्सीडेशन के लिए निकले चाहे वो रिडक्शन के लिए निकले, ठीक है, वो सारे के सारे यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो मेन रिएक्शन तो यही है, लेकिन एट द एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे, हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन का केस में फॉर्मूला आता है हम उसको भी करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम लास्ट में इसी फॉर्मूले को ऐसा मॉडिफाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को इजी रहे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना नस्ट इक्वेशन के थ्रू, अगर एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए बस। चलिए तो अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के हमारे पास नस्ट इक्वेशन के थ्रू कौन कौन से फॉर्मूला निकलते हैं। भाई देखो रिएक्शन के थ्रू ही समझते हैं। रिएक्शन के थ्रू समझना मतलब इन द सेंस आपको ऑलरेडी पता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल था, ठीक है, कोई एक मेटल था, उस मेटल ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लूज कर दिया, मतलब मान लो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज है और वो हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, ठीक है, तो मैंने n इलेक्ट्रॉन ही लिखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरे पास नस्ट इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो यही तो बनती, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन मतलब होता है मेरे पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने लास्ट वाले टर्म में मैंने एन के जो इससे पहले जो मैं करवा रहा था उसमें मैंने एन के बारे में नहीं बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एन क्या होता है, एन तो 11 का कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमने पढ़ा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे लूज या फिर गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ कि ये बनेगी और उसके बाद लॉग, फिर क्या आता है वही आता है ना, क्या आता है हमारे पास
रिडक्शन वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट साइड में क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं Mn प्लस, प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है आपको पता है ना, चार्ज बढ़ता है वो पॉजिटिव में जाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिंपल मेटल। तो ये प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन, तो यही एक नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी मेरी इसके लिए, है ना। सेम मैं क्या करता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी बना देता हूँ, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी सेम मैं बनाऊंगा। देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, अब गेन हो रहा है, तो गेन कैसा हो रहा है, ये देखो Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए ई सेल निकालना चाहूँ, ई सेल बोलो या फिर ई सेल ऑफ किसका, रिडक्शन पोटेंशियल, सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ई सेल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ओपी मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए जरा नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखो भाई, अब तो आप होशियार हो गए होंगे। ई नॉट सेल माइनस का 0.50591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड में क्या है, मेटल, एंड रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन में क्या देगा, मेटल के ऊपर एन प्लस चार्ज। तो ये है आप दोनों की नेक्स्ट इक्वेशन। बट कहानी चेंजेस कहाँ से हो जाती है, कहानी चेंज आपकी होती है जब हम क्या करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सॉल्यूशन में, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन रहता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, हम मेटल की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, हम मेटल की वैल्यू को पुट करते हैं 1। और अगर हम मेटल की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, किसके लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। तो ई सेल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एट द लास्ट में ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ऊपर बस क्या रह जाएगा मेरे पास, एम एन पॉजिटिव, क्योंकि नीचे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर किस केस में, जब आपके पास कोई हाफ रिएक्शन इस टाइप पे दी है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है। सेम जरा इधर ध्यान दो, अगर मैं आपसे बात करूं कि अब अगर मैं यहाँ पे भी, अगर मैं किसी सॉल्यूशन में बात करता हूँ कि जो मेटल की, जो प्योर मेटल, जो मेटल का फॉर्म रहता है उसमें मैं, अगर मैं मेटल की बात करूं और वैल्यू सी क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो ध्यान रखना इस केस में भी मेरे पास जो ई सेल निकलेगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकलेगा वो कैसे निकल जाएगा, ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एम के बदले वैल्यू पुट करो 1 अपॉन, और नीचे तो क्या रहेगा, एम एन प्लस। तो भाई देखो रिडक्शन के लिए भी, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो देखो कितना इजी है ना, ठीक है। दो हाफ रिएक्शंस की हेल्प से आपने क्या कर दिया, दो हाफ रिएक्शंस की हेल्प से दोनों हाफ रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये वाला है इंपॉर्टेंट और एक ये वाला। अब देखो आप पे डिपेंड है, आप इन तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मेरा मानना तो ये है कि जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आप फॉर्मूला याद कर भी नहीं पाओगे, जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इक्वेशन को मैं लास्ट में पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, मॉडिफाइड कर दूंगा। पूरा का पूरा मॉडिफाइड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें चेंज कर दूंगा, बस कुछ चीजें चेंज करूंगा। मान लीजिए आपके पास दो टाइप की रिएक्शन थे, एक थी ऑक्सीडेशन की और एक थी रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपकी ये थी, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन की जो रिएक्शन थी वो थी आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स C, ठीक है। तो ये दो टाइप के हाफ रिएक्शन है, ध्यान रखना ये कैसी है, दो टाइप के हाफ रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। और अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो ओवरऑल तो आपने सीखा है ना 11th क्लास में। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन से ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ये Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को इस ओवरऑल जो रिएक्शन है ना इसके लिए मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे आप, तो आप बोलोगे
जो मेरे यहाँ पे मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन रहेगी वो मेरी रहेगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग, भाई किस किस का है यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन। अब देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर प्लस का साइन लगा है तो हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन के टर्म ऐसे आएगी, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन ये लिखो Zn2 प्लस और CO की कंसंट्रेशन, इस तरीके से चीजें आती हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, ध्यान रखना एग्जाम में भी। और यहाँ पे भी सेम ऐसे आएगा, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन Cu2 प्लस और साथ में आ जाएगा Zn। और अगर आपको पता है इफ वी पुट Zn इक्वल टू 1 एंड Cu इक्वल टू 1, मतलब मैं जो कॉपर एंड जो जिंक है ये मेटल फॉर्म में है, इनकी अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ जैसे कि मैंने ऊपर पुट किया, तो आपके पास एट द एंड लास्ट में पता है क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आपके पास एट द एंड लास्ट में आ जाएगा ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन, देखो एन, मैं चाहूँ तो ना यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस रिएक्शन पे लिख सकता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन मेरे एक्सचेंज हो रहे, 2 ही तो हो रहे। भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एन के बदले 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फाइनल फॉर्मूला दे रहा हूँ इस रिएक्शन की हेल्प से। तो फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा, चलिए एक काम करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो जैसे एन के बदले मैंने यहाँ पे पुट किया 2, तो एन के बदले मैंने 2 पुट कर दिया, लॉग ऊपर तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा मेरे पास Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। और आप देख सकते हो Zn2 प्लस क्या है, ये है प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन जहाँ पे Zn2 प्लस लिखा हुआ, और Cu2 प्लस क्या है, वो है रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला मेन रिएक्शन के लिए चाहिए, ये तो भाई मैंने सिर्फ इस रिएक्शन के लिए किया, लेकिन अगर आपको मेन फॉर्मूला चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन का, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ई सेल इक्वल टू, जो एग्जाम में आते ही आते हैं जिनके बेस में क्वेश्चन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब देखो ऊपर या तो फिर प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन या तो फिर रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप ये भी लिख सकते हो एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। और अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हो और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। भाई देखो भाई कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल फॉर्मूला था। फॉर्मूला आपका मेन आ गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बोलो, या फिर एनोड की कंसंट्रेशन बोलो, या कैथोड की कंसंट्रेशन बोलो, या फिर ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन बोलो, या रिडक्शन की। इन तीनों में से ये इन तीनों में से आपको जो लिखना आप लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो जो लास्ट में जो मेन फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये जो मेन फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर किसी केस में आपका, जो मैक्सिमम केस जो बोर्ड में आएंगे उसी में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाले जो केस होते हैं पर्टिकुलरली सिर्फ इन रिएक्शंस के लिए केस होते हैं, जब हाफ सेल्स टाइप की रिएक्शंस दे रखी हो तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन दे रखे जो कि आएंगे ऐसे ही, जैसे कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दे देंगे प्रॉपर, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, और उस केस में बोलेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू ईएमएफ कैलकुलेट करो, फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तब आपको ये वाला केस करना पड़ेगा, ठीक है। और एनोड और कैथोड पता लगाना तो आपको पता है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि आपको ऑलरेडी ये होगा ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल पता है ना कैसे निकलता है हमारे पास। कभी कभार देखो वैसे ई नॉट सेल हमको ऑलरेडी गिवन भी रहता है, ई नॉट सेल हमको ऑलरेडी गिवन रहता है, ठीक है। तो ई नॉट सेल पे नहीं जाते, हम चल जाते हैं ई सेल पे। तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, कैसा होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से ई नॉट सेल दिया हो या ई सेल दिया हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको
पहले से गिवन रहता है वैल्यू, और अगर आपको एक बाई चांस जैसे एक गिवन है और दूसरा गिवन नहीं है तो आप उसको इस वाले फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। बाकी एनोड एंड कैथोड का पता लगाना बहुत ईजी होता है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या हो जाएगा, एनोड साइड आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेट में लूज करता है बाद में तो वो कैथोड साइड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनका पता लगाना बहुत ईजी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, किसी भी मेटल्स के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रोड की, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी पता लगा के आराम से पता लगा सकते हो कि कौन सा मेरा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा रिडक्शन, या फिर कौन सा मेरा एनोड साइड में आएगा, कौन सा कैथोड साइड में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप रिएक्शन लिख नहीं पाते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे रिएक्शन लिख नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो फिर किसकी हेल्प से, जो वैल्यू दी रहती है ना, जैसे वैल्यू कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ पता है, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे जिंक के लिए दी रहती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का 0.76 वोल्ट, जैसे कॉपर के लिए दी रहती है पॉजिटिव का 0.34 वोल्ट। तो आप इनके थ्रू पता लगा सकते हो। भाई इन दोनों में से पता लगाओ सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, आप बोलोगे सर जिंक की, तो मतलब जिंक क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और उसके बाद रिडक्शन कौन कर रहा होगा, कॉपर। तो आगे ना अपने आप ही वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं इसमें कम न्यूमेरिकल कराऊं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसी पूरी वीडियो में मैं जो ये वीडियो का जो मेरा आखिरी टॉपिक है, इसी में मैं इसके कुछ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को करवाऊं, ठीक है। तो इसको नोट करिए।